मार्च 2003 इराक के ऊपर एक हमला होता है और शुरुआत होती है एक जंग की। ये जंग अगले 8 साल तक चलती है और इस जंग में 8,500 से ज्यादा लोग मारे गए। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक होने के बाद यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और ये जंग अगले 20 साल तक चली। 2022 में रसिया और यूक्रेन के बीच जंग होने की वजह से 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और जंग अभी तक जारी है। क्या आपको पता है इन सभी वॉर में कॉमन क्या है? अमेरिका, एक ऐसी कंट्री जो दुनिया में हो रहे मैक्सिमम वॉर से अरबों रुपए छापती है। ये इतने हद तक पैसे छापती है कि आप सोच भी नहीं सकते। On my orders, the United States military has begun strikes against... Today I'm announcing a comprehensive new strategy for Afghanistan and Pakistan. I've already ordered the deployment of 17,000 troops. At the same time, we will shift the emphasis of our mission to training and increasing the size of Afghan security forces. आपने कभी सोचा है ये वॉर होती किस लिए? इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा खून खराबा ये होता किस लिए है? वेल, इन मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस वॉर ये 3 में से किसी एक रीजन की वजह से होती है। रीजन नंबर 1, रिसोर्सेज। 1931 को जापान ने मंचूरिया के ऊपर अटैक करके उसकी टेरिटरीज को ऑक्युपाई कर लिया बिकॉज ही वांटेड टू एक्सपोर्ट रिसोर्सेज लाइक ऑयल, कॉपर, स्टील, आयरन। नाउ कम्स सेकंड रीजन। अब आता है दूसरा रीजन, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। हिटलर ने जर्मनी के लोगों के साथ मिलकर अपनी एक नाजी आर्मी बनाई जिस आर्मी के थ्रू उन्होंने कई सारे एरिया को एनेक्स किया। ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, एरिया ऑफ फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड एंड इटली, इन सभी एरिया को नाजी ने अपनी आर्मी के थ्रू कॉन्कर कर लिया। वाई? क्यों? इन सारे एरिया को कॉन्कर करने से हिटलर गेम टू जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। एंड देन कम द लास्ट रीजन, दैट इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द नेशन। मुसोलिनी वार। ईस्ट अफ्रीका लीडर एरिट्रिया ने एक जगह के अंदर जंग छेड़ा क्योंकि उनको अपने लोगों की बिग पॉपुलैरिटी चाहिए और जब वो वार जीतते हैं तो उनकी वजह से उनको इलेक्शन में वोट मिलते हैं। अब आप सोचते होंगे इन वार में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, इतना ज्यादा खून खराबा होता है और ये रिसोर्सेज, डोमिनेंस, इन्फ्लुएंसर को अचीव करने का कोई नॉन वायलेंट रास्ता नहीं है। वेल, देयर इज डेफिनेटली अ वे आउट, बट वो कभी फॉलो नहीं किया जाता। क्यों फॉलो नहीं किया जाता? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ वॉर मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप दिस स्ट्रेट, वॉर इज अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में प्राइमरी मोटिव होता है दैट इट शुड क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर। जैसे किसी भी बिजनेस में एम्प्लॉयर, कस्टमर, शेयर होल्डर और इसके साथ साथ प्राइवेट होल्डर होते हैं और सेम इसी तरह वार में भी अलग तरह से स्टेक होल्डर होते हैं। अगर हम वार की बात करें तो इसमें 3 तरह के स्टेक होल्डर होते हैं। पहला, फाइटिंग अपोनेंट। ये तो कंट्रीज एडिटरीज हैं जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट वारफेयर में इन्वॉल्व होती हैं। सिंपल 2 पीपल हु आर फाइटिंग फॉर रिसोर्सेज, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस और सिविल एंड इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी। सेकंड, स्टेक होल्डर सपोर्टिंग अलायंस। बेसिकली वो लोग जो लोग वार के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं बट इनडायरेक्टली दे आर सपोर्टिंग इट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मिलिट्री असिस्टेंस, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जियोग्राफिकल एडवांटेजेस, मेडिकल फैसिलिटीज और मे बी ऑल ऑफ इट। अब इसमें आते वो लोग हैं जिनके वजह से एक्चुअल वार की ड्यूरेशन पता होती है। थर्ड, स्टेक होल्डर पुशर्स। ये लोग ऐसी चीज सप्लाई करते हैं जिसके वजह से कंट्री एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ती रहे। सितंबर 1980 से अगस्त 1988 तक ईरान और इराक के बीच वार होती है। इस वार के अंदर इराक और ईरान फाइटिंग अपोनेंट्स हैं। दैट इज वार इज वेरी अपोनेंट गेम्स, जिसके वजह से दोनों कंट्री को अपने साथ सपोर्टिंग अलायंस रखने की जरूरत होती है। इन दिस केस इराक को सऊदी, कुवैत, अमेरिका ने सपोर्ट किया और सिर्फ इसलिए नहीं कि इस वार को जारी रखे बल्कि इस वार को जीत भी जाए। एंड अदर हैंड ईरान वाज गेटिंग वेपन बाय द इजराइल ताकि इस वार में इराक के आर्मी अटैक को काउंटर कर सके। इन दिस केस सऊदी अरबिया, कुवैत, अमेरिका ये है सपोर्टिंग अलायंस। अब ये जानने की जरूरत है कि इस वार में हु वाज पुशर। इस वार में पुशर कौन था? पुशर वो पार्टी होती है जो कि फाइटिंग पार्टी को पैरेलली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उनको ऐसी चीज सप्लाई करती है जिसकी वजह से वो वार नहीं लड़ सकते। ईरान और इराक वार में पुशर कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। इसमें प्लानिंग की गई थी कि नॉर्मल लोगों को जैसे मैं और आप, हम लोगों को पता न चलने पाए। ये पूरे वार में यूएस ने इराक को सपोर्ट किया बाय मनी एंड वेपन एंड अदर्स हैंड इजराइल ने ईरान को सपोर्ट किया बाय द वेपन एंड मनी। बट यू नो द कैच इट, इजराइल और यूएस के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था
ये ऐसा एग्रीमेंट था जिसके तहत इजराइल ईरान को वेपन नहीं सेल कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम इजराइल वही वेपन यूज करता था जो उसे यूएस सप्लाई करता था। मतलब इजराइल वेपन नहीं बना रहा था, दे आर इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम यूएस। लॉजिकल ईरान के पास वेपन नहीं था अगर उसको यूएस सप्लाई ना करता। अगर यूएस वेपन ना सप्लाई करता तो ईरान और इराक के बीच ये वार कैसे लॉन्ग टाइम तक टिक पाती और कैसे इस वार को खींचकर अपना प्रॉफिट कमा पाती। यूएस ने इजराइल को इनफॉर्मल अलायंस बनाया। इजराइल ने यूएस के अंदर एक फ्रेंड कंपनी खोली जो कि यूएस से मिलिट्री वेपन को बाय ऑफ कर रही थी, और ये बात यूएस को पता थी। और जब धीरे धीरे करके लोगों को इस पर शक होने लगा तो ये फ्रेंड कंपनी अमेरिका से सेट डाउन होकर 1983 में लंदन में खुल गई। सबकी नजर में यूएस इराक को मनी और वेपन सप्लाई कर रहा था। यूएस पैरेलली इजराइल के थ्रू ईरान को मनी और वेपन सप्लाई कर रहा था। इस वार में इजराइल और यूएस पुशर हैं। इजराइल मेक मनी बट यूएस मेक मोर मनी। तो दोस्तों इसी तरह अमेरिका वार में अरबों रुपए छापती है। ज्यादातर गवर्नमेंट का रेवेन्यू मॉडल दो तरह से आता है। पहला कॉर्पोरेट टैक्स, ये वो टैक्स है जो कंपनी से लिया जाता है। इसके अंदर कंपनी एम्प्लॉयज क्रिएट कर रही है, इसलिए उनको रिवेन्यू मिल रहा है। और दूसरा इनकम टैक्स, इससे गवर्नमेंट ज्यादा कमाती है क्योंकि इसमें नॉर्मल कमाने वाले लोग आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।